स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है आइसो एंड नियो आर नॉट कंसीडर फॉर अल्फाबेटिकली व्हाइल राइटिंग आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आइसो और नियो को अपन आईपीएससी नेम लिखते हैं ना, तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि नॉट कंसीडर, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंडरी एंड टर्सरी आर कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली व्हाइल राइटिंग आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में देखो आइसो और नियो को तो अल्फाबेटिकली कंसीडर करते हैं, पर सेकेंडरी और टर्सरी जहाँ पे लिखा होता है ना, उसको अपन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया और सेकंड भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेकंड, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, रीजन पता चल गया आपको। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में आपको ध्यान रखना है, पहले तो अपन जितने ज्यादा पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए होंगे, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। दूसरी बात अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, पहले ये तो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल एम से होता है, और यहाँ पे ये प्रोपाइल लगा हुआ है तो ये पी से शुरू होता है। तो देखो पहले क्या आएगा? एम आएगा। तो नंबरिंग कहां से शुरू हुई? 1 से, तो सही है, करेक्ट ये हो गया। दूसरे में देखो यहाँ पे मिथाइल और ये है इथाइल। अब देखो मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है? ई आता है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी करेक्ट हो गया। सी को देखो, सी में क्या है? दो, यहाँ पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, एक नंबर यहाँ पे देखो, और एक लगा हुआ है यहाँ पे आपका प्रोपाइल। तो दो मिथाइल है। तो अगर देखो जहाँ पे ज्यादा ग्रुप लगे हुए होते हैं या सब्सटेंस ज्यादा लगे हुए होते हैं, वहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। सी भी सही है। और डी में देखो एक तो क्लोरो लगा हुआ है, एक लगा हुआ है ब्रोमो। अब देखो ब्रोमो बी पहले आता है, सी बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो ब्रोमो से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए थी। ब्रोमो को 1 नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो डी हो गया रॉन्ग, यानी ए बी सी करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छे आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, पहला वाला नाम देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको एनिसोल के रूप में, तो ये ओ एमी का मतलब CH3 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या? एनिसोल। तो एनिसोल हो गया। अब यहाँ से नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग कैसे करोगे? देखो एनिसोल से कर रहे हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 पे तो हो गया मिथाइल और 2 पे आ गया क्लोरो, तो नाम लिख दो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड नाम देखो। सेकंड आपको एनिलीन के रूप में दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको एनिलीन के रूप में देख लो। एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये हो गया एनिलीन। अब यहाँ से 1 ये 2 हो गया, और यहाँ पे 3 और ये 4 पे आ गया आपका इथाइल। तो पहले ई आता है ना, तो अल्फाबेटिकल रूप से 4 इथाइल। ठीक है, और 2 पे है मिथाइल एनिलीन, ये भी करेक्ट है सर। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में दे रखा है वो बेंजीन के रूप में, तो ठीक है ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन है, यहाँ पे देखो नाइट्रो लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है, ये भी नाइट्रो लगा हुआ है ऊपर। तो देखो नाम करो, क्लोरो पहले आता है कि नाइट्रो, एन पहले आता है, सी पहले आता है, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? क्लोरीन से। क्लोरीन को 1 नंबर, फिर इस नाइट्रो को 2 नंबर, फिर इस NO2 को 3, एंड ये हो गया 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर। तो यहाँ पे देखो 1 पे क्लोरो हो गया, यहाँ पे 4 पे क्लोरो है भाई, ये गलत हो गया। थर्ड ही रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, थर्ड नॉट करेक्ट हो गया। तो करेक्ट नाम बता देता हूं, उसका होगा 1 पे क्लोरो होगा और 2 एंड 4 पे होगा आपका डाइनाइट्रो। ठीक है, बेंजीन, ये नाम हो गया इसका। नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ओके क्लियर। फोर्थ नाम फिनोल के रूप में लिखना है, ये हो गया आपका फिनोल, और यहाँ पे CH3 2 CH3 लगा हुआ, तो 1 2 और 3 एंड ये 4th नंबर। 4 पे और 3 पे CH लगाता है, तो क्या हो गया? 3 4 2 है, तो डाइमिथाइल फिनोल। करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड, यानी 4th भी करेक्ट है। नोट करेक्ट पूछा है ना, तो थर्ड इसमें नोट करेक्ट आपका। क्लियर। क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट नंबरिंग। इनकरेक्ट नंबरिंग सेट करनी है कौन सी है? फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट में दे रखा है रिंग में देखो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करके 1 2 3 और NO2 पे जाके NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसको 3 नंबर मिल गया। सही है सर, यहाँ पे NO2 को क्या फर्स्ट मिलना चाहिए था? नहीं भाई, NO2 तो आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ले सकते हो ना NO2 को, तो और डबल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फर्स्ट की तो करेक्ट हो गई। सेकंड में देखो OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्कोहल, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, OH को 1 नंबर मिलना चाहिए था। यहाँ पे क्या रखा है? देखो थर्ड नंबर दे रखा है OH को, गलत है, तो बी का नंबरिंग गलत हो गई। अब सी में देखो, सी में क्या कर रखा है? जो डबल बॉन्ड है ना उसको 1 नंबर तो दे रखा है, पर डबल बॉन्ड पे एक देखो ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो 1 नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट को मिलता, तो नंबरिंग कैसे होती? यहाँ पे 1 होता, फिर 2 होता, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, एंड जो ये थर्ड नंबर है ना, ये 6 नंबर पे आ जाता, तब ये नंबरिंग सही होती। पर यहाँ पे तो इसने रॉन्ग दे रखा है, तो सी भी रॉन्ग हो गया, यानी इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए? बी और सी इनकरेक्ट हो गए, तो यानी सेकंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में आपको ध्यान रखना है, पहले तो अपन जितने ज्यादा पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए होंगे, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। दूसरी बात अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, पहले ये तो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल एम से होता है, और यहाँ पे ये प्रोपाइल लगा हुआ है, तो ये पी से शुरू होता है। तो देखो पहले क्या आएगा? एम आएगा। तो नंबरिंग कहां से शुरू हुई? 1 से, तो सही है, करेक्ट ये हो गया। दूसरे में देखो यहाँ पे मिथाइल और ये है इथाइल। अब देखो मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है? ई आता है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी करेक्ट हो गया। सी को देखो, सी में क्या है? दो, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक नंबर यहाँ पे देखो, और एक लगा हुआ है यहाँ पे आपका प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल है। तो अगर देखो जहाँ पे ज्यादा ग्रुप लगे हुए होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए होते हैं, वहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। सी भी सही है। और डी में देखो एक तो क्लोरो लगा हुआ है, एक लगा हुआ है ब्रोमो। अब देखो ब्रोमो बी पहले आता है, सी बी पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो ब्रोमो से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए थी, ब्रोमो को 1 नंबर मिलना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो डी हो गया रॉन्ग, यानी ए बी सी करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट नंबरिंग। इनकरेक्ट नंबरिंग सेट करनी है कौन सी है? फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट में दे रखा है रिंग में देखो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करके 1 2 3 और NO2 पे जाके NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसको 3 नंबर मिल गया। सही है सर, यहाँ पे NO2 को क्या फर्स्ट मिलना चाहिए था? नहीं भाई, NO2 तो आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ले सकते हो ना NO2 को, तो और डबल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फर्स्ट की तो करेक्ट हो गई। सेकंड में देखो OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्कोहल, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, OH को 1 नंबर मिलना चाहिए था। यहाँ पे क्या रखा है? देखो थर्ड नंबर दे रखा है OH को, गलत है, तो बी का नंबरिंग गलत हो गई। अब सी में देखो, सी में क्या कर रखा है? जो डबल बॉन्ड है ना उसको 1 नंबर तो दे रखा है, पर डबल बॉन्ड पे एक देखो ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो 1 नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट को मिलता, तो नंबरिंग कैसे होती? यहाँ पे 1 होता, फिर 2 होता, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, एंड जो ये थर्ड नंबर है ना, ये 6 नंबर पे आ जाता, तब ये नंबरिंग सही होती। पर यहाँ पे तो इसने रॉन्ग दे रखा है, तो सी भी रॉन्ग हो गया, यानी इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए? बी और सी इनकरेक्ट हो गए, तो यानी सेकंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छे आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, पहला वाला नाम देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको एनिसोल के रूप में, तो ये ओ
एमी का मतलब CH3 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, एनिसोल। तो एनिसोल हो गया। अब यहाँ से नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग कैसे करोगे, देखो एनिसोल से कर रहे हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 पे तो हो गया मिथाइल और 2 पे आ गया क्लोरो, तो नाम लिख दो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड नाम देखो, सेकंड आपको एनिलीन के रूप में दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको एनिलीन के रूप में देख लो। एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये हो गया एनिलीन। अब यहाँ से 1, ये 2 हो गया और यहाँ पे 3 और ये 4 पे आ गया आपका इथाइल। तो पहले ई आता है ना, तो अल्फाबेटिकल रूप से 4 इथाइल, ठीक है, और 2 पे है मिथाइल एनिलीन, ये भी करेक्ट है सर। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में दे रखा है वो बेंजीन के रूप में, तो ठीक है, ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन है, यहाँ पे देखो नाइट्रो लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है, ये भी नाइट्रो लगा हुआ है ऊपर। तो देखो नाम करो, क्लोरो पहले आता है कि नाइट्रो, एन पहले आता है, सी पहले आता है, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी, क्लोरीन से। क्लोरीन को 1 नंबर, फिर इस नाइट्रो को 2 नंबर, फिर इस NO2 को 3 एंड ये हो गया 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर। तो यहाँ पे देखो 1 पे क्लोरो हो गया, यहाँ पे 4 पे क्लोरो है भाई, ये गलत हो गया, थर्ड ही रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। तो नोट करेक्ट पूछा था, थर्ड नोट करेक्ट हो गया। तो करेक्ट करेक्ट नाम बता देता हूं उसका, होगा 1 पे क्लोरो होगा और 2 एंड 4 पे होगा आपका डाइनाइट्रो, ठीक है, बेंजीन। ये नाम हो गया इसका, नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ओके क्लियर। फोर्थ नाम फिनोल के रूप में लिखना है, ये हो गया आपका फिनोल, और यहाँ पे CH3 2 CH3 लगा हुआ, तो 1 2 और 3 एंड ये 4th नंबर, 4 पे और 3 पे CH लगाता है, तो क्या हो गया 3 4 2 है तो डाइमिथाइल फिनोल, करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड, यानी 4th भी करेक्ट है। नोट करेक्ट पूछा है ना, तो थर्ड इसमें नोट करेक्ट आपका, क्लियर। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, आइसो एंड नियो आर नॉट कंसीडर फॉर अल्फाबेटिकली व्हाइल राइटिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आइसो और नियो को अपन IUPAC नेम लिखते हैं ना, तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि नॉट कंसीडर, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई भाई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंडरी एंड टर्सरी आर कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली व्हाइल राइटिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो आइसो और नियो को तो अल्फाबेटिकली कंसीडर करते हैं, पर सेकेंडरी और टर्सरी जहाँ पे लिखा होता है ना, उसको अपन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया और सेकंड भी रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेकंड, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। रीजन पता चल गया आपको। क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। अब देखो एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन्स की स्टेबिलिटी होगी। अब देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो इसमें ये एल्कीन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, पहली वाली में ये देखो 3 है ना, CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस एल्कीन के लिए 6 हो गए, फर्स्ट के लिए 3 हो गए, यहाँ पे इस एल्कीन में देखो 3 ये 3 ये और 3 ये, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे इस एल्कीन के लिए आप देखोगे 3 ये 3 ये 3 ये और 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यानी स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन्स की। तो देख लो सबसे ज्यादा फोर्थ की स्टेबिलिटी है, क्योंकि फोर्थ में 12 12 अल्फा हाइड्रोजन, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया इसका, ओके। क्वेश्चन दे रखा है ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर दे रखी है और उसमें पूछा है कि नाइट्रोजन एटम पे लोकेलाइज्ड लोन पेयर। अब लोकेलाइज्ड लोन पेयर कौन से होते हैं, जो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखो ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर और इस नाइट्रोजन वाला लोन पेयर, ये तीनों लोन पेयर को देखो, अगर यहाँ पे रेजोनेंस करवाते हैं, मान लो किसी भी एक लोन पेयर पे अपन रेजोनेंस करवाते हैं, इस लोन पेयर का यहाँ पे रेजोनेंस करवाया आपने, तो क्या होगा, देखो ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसके दोनों डबल बॉन्ड यानी ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइज होगा तो 180 डिग्री का बॉन्डिंग आ जाएगा और ये रिंग टूट जाएगी। तो ऐसा ही इस लोन पेयर में होगा, ऐसा इसमें होगा, ऐसा इसमें होगा, यानी तीन जो लोन पेयर है वो तो लोकलाइज लोन पेयर है, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का, ये रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है और ये तीन नहीं कर सकते। तो लोकलाइज कौन से होंगे, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो कितने हैं वो, तीन है, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद HX। अब देखो यहाँ पे ये बेंजीन के साथ एल्कीन वाला सिस्टम सभी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारे कंपाउंड्स में आपको HX के साथ रिएक्टिविटी बतानी है। तो आप ये देख लो इसमें रिएक्टिविटी रेट किसकी ज्यादा होगी, जिसका ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो प्लस m पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसकी प्लस m पावर होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अपन प्लस m पावर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो O SHCN NH2 और OH है, तो सबसे ज्यादा अपन देखें यहाँ पे जो प्लस m पावर है वो किसकी होगी, सबसे ज्यादा तो O की होगी। O के बाद में किसकी होगी, NH2 की आ जाएगी, और NH2 के बाद में OH आ जाता है, ठीक है, क्लियर बात। और OH के बाद में SH भी है ना यहाँ पे, ये रहा फर्स्ट, और SH के बाद में फिर आ जाएगा यहाँ पे CN है, साइनाइड, तो CN की हो जाएगी। तो ये आपका प्लस m पावर हो गया, और जितना ज्यादा प्लस m पावर होगा HX के साथ इसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा O की है, तो B सबसे ज्यादा हो गया, तो B देख लो, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है। B के बाद में NH2 कौन सा है, NH2 आपका D है, तो फिर D हो गया, यानी फर्स्ट ही करेक्ट हो गया आपका, क्लियर बात। ये प्लस m का ऑर्डर ध्यान रखना, HX के साथ रिएक्टिविटी आप बता रहे हो तो प्लस m का ऑर्डर देख लो इसमें, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे बेंजीन है। प्लस m पावर होती क्या है, प्लस m पावर की जो ये एटम है, ये इसको इलेक्ट्रॉन, बेंजीन या जो डबल बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, तभी तो ये प्लस m पावर शो कर रहे हैं, क्लियर बात। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, द कंस्टिट्यूट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो सही है, फिजिकल मेथड से किसी भी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, उनको किसी केमिकल मेथड से अपन सेपरेट करते हैं, यानी दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से भाई आ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इन्हें क्लियर रखें। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जो कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूट जो एलिमेंट्स होंगे उनसे डिफरेंट होगी। हाँ सही है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, अब वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, और वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, किस किस से बना है, H2 और O2 से। अब देखो O2 ऑक्सीजन तो आग जलाने का काम करेगी, फायर लगाने का काम करती है, जबकि H2O फायर बुझाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट होगी ना कंपाउंड की, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है इसकी उनकी प्रॉपर्टी अलग है, क्लियर। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। एनसीईआरटी का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है ग्लूकोज इज ए प्योर सब्सटेंस। तो सही है, ग्लूकोज प्योर सब्सटेंस होता है। रीजन क्या दे रखा है, इन ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन फिक्स्ड रेशियो, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे देखो कार्बन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एक फिक्स्ड रेशियो में है, तो ये बात भी सही है। क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है? हाँ, सही बात है। अगर ये फिक्स्ड रेशियो में है तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया ना। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में ही आता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, SO2 एंड CH4 आर गिवन 1, 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर मास, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड वॉल्यूम एट STP। क्या दे रखा है? इनकी मोल्स दे रखा है H2, SO2 और CH4 के। निकालना क्या है? मास, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और वॉल्यूम एट STP। देखो मोल दे रखे हैं, वो लिख लो H2, SO2 और CH4 के 1, 2 एंड 4। मास निकालोगे, मास कैसे निकालोगे? मोल इंटू मोलर मास। H2 का मोलर मास होता है 2, SO2 का होता है 64, CH4 का होता है 16, यानी 12 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन जोड़ लो तो 60 हो गया ना। ठीक है, तो अब देख लो मास निकाल लो मोल इंटू मोलर मास से। 1 इंटू 2, SO2 का मास हो गया 2 इंटू 64, 64 इसका मोलर मास है, 2 यहाँ पे मोल दे रखे हैं, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालो, यहाँ से 2 से डिवाइड कर लो तो रेशियो आ जाएगा 164 और 32 रेशियो हो गया। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? आपके पास मोल्स है ना, उनको Na से यानी अवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनके मोल्स आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मोल को करो 1 इंटू Na, 2 इंटू Na और 4 इंटू Na, तो यानी 1, 2 एंड 4 रेशियो आ गया इसका। एटम्स कैसे निकालोगे? मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, या आप मॉलिक्यूल्स आ गए ना, उनको एटोमिसिटी यानी कितने एटम्स हैं, इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें 3 एटम हो गए, इसमें 4 एटम हो गए, तो उससे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, और वॉल्यूम एट STP कैसे निकालोगे? जो भी आपका मोल का रेशियो होता है ना, वही वॉल्यूम एट STP का रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, तो 1:2:4 रेशियो हो गया। क्लियर? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। सही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, क्लियर बात? ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सेकंड स्टेटमेंट है, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मे और मे नॉट बी हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, गलत हो गया। जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, वो हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी, और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा सेकंड से ज्यादा होगी। यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती जाती है, यानी IE1 से ज्यादा IE2, IE2 से ज्यादा IE3। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई। यहाँ पे मे नॉट दे रखा है ना, इसलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यानी फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट। क्लियर बात? क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर दे रखी है और इसमें ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, उनको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो स्टेटमेंट्स में पहले पूछा क्या है उसके बारे में देख लो कि इसमें या तो प्रीफिक्स पूछा है या सफिक्स पूछा है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट में। तो अपन इस स्ट्रक्चर में देख लेते कौन सफिक्स है कौन प्रीफिक्स है। देखो सफिक्स वो बनेगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। जैसे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है प्रायोरिटी, तो क्या इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है? तो ये देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका सफिक्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा सफिक्स। और इसके बाद में देखो यहाँ पे एक कीटोन है, ये एस्टर है, ये एस्टर है, तो एस्टर और ये कीटोन्स, ये बाकी बचे हुए ग्रुप्स है ना, ये क्या बन जाएंगे? ये प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट में एस्टर और कीटोन को प्रीफिक्स बता रखा है और कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स बता रखा है, वो स्टेटमेंट ही सही होगा। तो देखो ये थर्ड भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है इसमें, और फर्स्ट में भी रॉन्ग दे रखा है। तो बचा फोर्थ। फोर्थ में देख लो, बोथ एस्टर ग्रुप अलोंग विद कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, एक्ट एज प्रीफिक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को दे रखा है सफिक्स। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, सही है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया इसका। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर। इसमें से इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो आयनिक रेडियस दे रखा है और हाइड्रेटेड रेडियस और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पूछा हुआ है। अब देखो आयनिक रेडियस है ना, टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाओगे आयनिक रेडियस बढ़ेगी। तो फर्स्ट तो सही है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी आयनिक रेडियस बढ़ती जा रही है। ए भी सही है। सेकंड देखो बी, देखो लिथियम बड़ा है। हाइड्रेटेड रेडियस, देखो हाइड्रेटेड रेडियस यानी वाटर डाला हुआ है और ये हाइड्रेटेड है, यानी जो जिसकी साइज एक्चुअल में आयनिक रेडियस जिसकी छोटी होगी, वो पानी में डालने पर उसकी वाटर मॉलिक्यूल वो ज्यादा लेगा अपनी सरफेस पे, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसके पास, तो वो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हाइड्रेटेड रेडियस पूछे ना, तो जो छोटा होता है ना एक्चुअल में जिसकी रेडियस आयनिक रेडियस, वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है हाइड्रेटेड। तो ये भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा हुआ है ना, तो बी भी सही है। सी देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, वही है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या है? वही हाइड्रेटेड रेडियस से निकालेंगे इसको भी, यानी जिसकी साइज छोटी होगी उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना भाई, छोटी साइज है, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, तो उसका क्या होगा? हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी हो जाएगी। क्लियर बात? तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा ऑर्डर नहीं दे रखा, तो सी रॉन्ग है, यानी पूछा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड हो जाएगा, सी ओनली इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं 4 स्पीसीज विद जीरो डाइपोल मूवमेंट इज आर। अब इनमें से किसमें जीरो डाइपोल मूवमेंट है? इन चारों स्पीसीज में देख लेते हैं। पहले CH2Cl2 को देखो, कार्बन एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और फिर Cl2 है ना, एक Cl और दूसरा Cl। ठीक है, अब ये लगा लिया। इसमें देखो Cl खींचेगा, ये Cl इधर, ये Cl इधर, हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा। तो ये देखो इसके डाइपोल मूवमेंट जीरो हो सकता है क्या? देखो ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, यानी फाइनली ये हो रहा है इसमें डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, तो इसका तो जीरो नहीं हो सकता। क्लियर बात? तो फर्स्ट का तो जीरो नहीं है। सेकंड BF3, अरे BF3 में तो ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है ना, BF3 की तो सिमेट्रिकल हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा BF3 का। इसमें देखो Cl इधर खींचेगा, एक Cl इधर खींचेगा, तो यहाँ भी जीरो हो गया। CO2 की स्ट्रक्चर देखिए कभी है, अरे कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो CO2 का भी जीरो होगा। यानी देखो BF3 का जीरो होगा, इसका जीरो होगा, CO2 का जीरो होगा। तो ये देख लो किसमें दे रखा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो गया 4। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये जो कार्बोकेटाइन दे रखे हैं इनकी स्टेबिलिटी बताना है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, नीचे ग्रुप लगा हुआ है एक CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे देखो पहले प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले अपन देखते हैं भाई, अगर बैक बॉन्डिंग है तो वो देखेंगे बैक बॉन्डिंग या नहीं है। फिर रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस भी सारे में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस के बाद में अपन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो तो फिर उसके बाद में देखते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H इफेक्ट से देख लेंगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन से देख लेंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्लियर बात। और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा तो हो गया फर्स्ट की, ठीक है। उसके बाद में 2 अल्फा हाइड्रोजन थर्ड में है ना, तो फिर उसके बाद में आ गया आपका थर्ड, ओके। थर्ड के बाद में देखो सेकंड में 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके बाद में आ गया सेकंड, और सबसे कम फोर्थ, क्योंकि 0 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन दे रखा है सिलेक्ट ट्रू एंड फॉल स्टेटमेंट फॉर कंपाउंड P एंड Q, ठीक है। P कंपाउंड देखो ये दे रखा है और Q कंपाउंड दे रखा है। अब P क्या है, P देखो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है ना डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया, ये फिनोल हो गया। P वाला फिनोल है, P फिनोल है, ओके क्लियर बात। तो Q क्या है, Q देखो यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, P एंड Q आर पोजीशन आइसोमर। नहीं, पोजीशन आइसोमर नहीं है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए भाई। ये OH है जो फिनोल है, और ये Q वाला है एल्कोहल, ठीक है। सेकंड P इज सेकेंडरी एल्कोहल, नहीं नहीं नहीं, P सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है भाई, ये तो क्या है, फिनोल है, तो ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट थर्ड है Q इज 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सही है। यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, क्लियर। तो थर्ड सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड तो है फॉल्स और थर्ड वाला है ट्रू, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया इसमें, क्लियर बात। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन नॉट बी मेजर। तो सही है कि किसी इंडिविजुअल एटम की अपन साइज को एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या दे रखा है, तो असर्शन तो सही है ना। रीजन देख लो, द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। तो ये भी सही है कि जो एटम है उसकी साइज स्मॉल है, उस कारण अपन इंडिविजुअल एटम की साइज को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे। दूसरा कारण है कि जो आपका एटम है उसको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंड कर रहा है ना, उसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती है, तो अपन एटम की साइज को इंडिविजुअल में तो माप ही नहीं सकते, ठीक है। तो बॉन्डेड स्टेट में ही उसको उसकी साइज मापेंगे ये, ओके क्लियर बात। तो इसमें असर्शन भी राइट है और असर्शन का करेक्ट जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन दे रखा है कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट थ्रो इट हैज 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन टेट्रावेलेंट है, सही है, और ये थ्रू इट हैज 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। यानी कार्बन की देखो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो वो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, क्लियर। तो लास्ट में 2p2 आ रहा है ना, 1s2 2s2 और 2p2 2s2 और 2p2, ठीक है क्लियर। तो ये टेट्रावेलेंट हो गया, यानी अरे 2s2 और 2p2 है ना, दो इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी होगी, क्लियर बात। तो असर्शन सही है। सेकंड रीजन की बात करें, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो ये p-pi बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, इसकी एबिलिटी है, सही है भाई। तो रीजन भी करेक्ट है। ऑर्गेनिक पूरी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बॉन्डेशन पे तो चल रही है ऑर्गेनिक, तो रीजन भी करेक्ट है। पर ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टेट्रावेलेंट है, वो तो एक्सप्लेनेशन तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2 वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से समझा दे अपन की टेट्रावेलेंट है। तो इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये देख लो सेकंड हो गया ना। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है ट्राईमिथाइल अमोनियम इज पिरामिडल वेयरएज ट्राइसिलाइल अमोनिया इज प्लेनर मॉलिक्यूल वाई। अब इसमें दो स्टेटमेंट है ये, अब दोनों में बताना है कि दोनों करेक्ट है या रॉन्ग है, कौन सी करेक्ट कौन सी सही है, क्या कारण है इसका। तो पहला ऑप्शन है इन सिलिकॉन एटम द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन p-pi d-pi बॉन्डिंग। सही है कि जो ट्राइसिलाइल अमोनिया है ना, यहाँ पे सिलिकॉन और नाइट्रोजन का ये जो एटम्स है ना, इनमें p-pi d-pi बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इसका p और इसका d यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो p-pi d-pi बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, इस कारण प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट इन नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट नाइट्रोजन हेंस इट हैज पिरामिडल शेप। जो ट्राई मिथाइल अमोनियम है, ये ट्राई मिथाइल अमोनियम ये है, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है तो ये क्या करेगा CH3 मॉलिक्यूल को इधर रिपल्सन करेगा, तो इस कारण इसकी जो शेप है वो पिरामिडल शेप बन रही है, क्लियर बात। हाइब्रिडाइजेशन से भी आप ये शेप निकाल सकते हो, तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्यों बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, क्लियर बात। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन लगा लो भाई, ओके। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया हुआ है, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बट AlF3 इज नॉट ड्यू टू। किस कारण AlF3 इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। AlCl3 तो है, अपन लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ते हैं तब देखते हैं ना कि भाई AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और AlF3 भी होना चाहिए,
पर नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि AlCl3 है ना, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है और AlF3 क्या है? आयनिक कंपाउंड। भाई आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ही नहीं, इसके आयनिक फॉर्मेट में रहेगा, आयंस की फॉर्मेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, कि AlCl3 इज कोवेलेंट कंपाउंड व्हाइल AlF3 इज आयनिक कंपाउंड। क्लियर बात? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पे क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव। हाँ, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। सेकंड गेन एंथैल्पी, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और फर्स्ट वाली जनरली नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया ना। क्वेश्चन है, आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है ग्रुप 13 में। यानी आप देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो साइज बढ़ती जाती है, यानी रेडियस बढ़ती जाएगी, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो देख लो, बैंगन आलू गाजर इन थैला से अपन याद रखते हैं। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्युमिनियम और गैलियम में क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अब आप मेरे को ये बताओगे कमेंट में कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगा है? तो देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज बढ़ती है, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लग गया तो एल्युमिनियम की साइज गैलियम से ज्यादा हो जाती है। तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा, आंसर थर्ड होगा। क्लियर बात? क्वेश्चन है, when a chemical reaction take place during the course of the reaction the rate of reaction जीरो ऑर्डर को छोड़ के क्या होगा रिएक्शन में? कोई भी रिएक्शन होती है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, रेट को अपन कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से रेट को लिखते हैं अपन। ठीक है, तो रेट और टाइम में कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी रेट बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, यानी टाइम बढ़ेगा तो रेट घटेगी, और टाइम घटेगा तो रेट बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, ठीक है, विथ टाइम। तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा तो क्या होगा? रेट घटेगी। तो इसमें देख लो, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, यानी अगर टाइम बढ़ा तो रेट क्या होगी? घटेगी। इस रिलेशन को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन दे रखा है आपको, T1/4 कैन टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्रॉप 3/4। देखो ड्रॉप हुई है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कितनी ड्रॉप हुई है रिएक्टेंट की? 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल 1 मान लो, ठीक है। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या दे रखा है आपको? रेट कांस्टेंट। द T1/4 कैन बी रिटन एज, ठीक है, टाइम को अपने को किस प्रकार लिखेंगे? इन डाटा वैल्यूज से। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर 2.303 बाई T log A बटा A माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता होता है, वैल्यू रख दो। T के लिए आपको T इधर ले आओ, ठीक है, T निकालना है ना, T इधर ले आओ यहाँ पे 2.303, और K दे रखा है आपको रेट कांस्टेंट K लिख दिया। log A की वैल्यू 1 है और A माइनस एक्स, यानी ड्रॉप कितना हुआ? 3/4, तो ये 3/4 लिख दिया आप, ठीक है। 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, तो ये हो जाएगा log 4/3। तो log 4/3 को आप क्या लिख सकते हो कि log 4 माइनस 3, यार प्रॉपर्टी है ना log की, भाई भाग में होती है। log A बटा B को क्या लिखते हो? log A माइनस log B लिखते हो ना, उसी प्रकार से log 4 माइनस log 3। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 0.29/K आ जाएगा, T1/4। तो यानी थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो एंड फ्रैक्शनल, और कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये तो करेक्ट बात है कि ऑर्डर को आप जीरो भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, इंटीजर टाइप में भी लिख सकते हैं। तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। रीजन देखते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन। भाई देखो ऑर्डर को अपन करना चाहें तो प्रैक्टिकली आप मेजर करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पे किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ऑर्डर को अपन डिटरमाइन नहीं करते, प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। तो रीजन भी करेक्ट हो गया, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन। तो ये रीजन भी करेक्ट हो गया। पर क्या रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जीरो और फ्रैक्शनल में हो सकता है? नहीं भाई, ऑर्डर तो जीरो, फ्रैक्शनल या इंटीजर हो सकता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं कर रहा है। तो इसमें रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सीरीज में वो सारे सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? जिसमें जितने कम प्रोटॉन होंगे ना, जिसमें जितने कम प्रोटॉन होंगे उसकी साइज उतनी ही ज्यादा होगी, यानी प्रोटॉन कम तो साइज बड़ी। क्लियर बात? अब देखो कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, अगर प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे वो अट्रैक्ट उतना ज्यादा करेंगे और साइज कम होगी। अगर प्रोटॉन कम है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो साइज बड़ी होगी। तो सीरीज देख लो, इसमें प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन देख लो, या एटॉमिक आप नंबर देख लो, जिसका कम एटॉमिक नंबर है उसमें कम प्रोटॉन होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये N3 माइनस, फिर O, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, Mg प्लस, Al3 प्लस, ठीक है। तो सबसे कम प्रोटॉन किसमें है? N3 माइनस, फिर O2 माइनस में है, फिर उससे ज्यादा हो गया F माइनस में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, तो थर्ड करेक्ट हो गया इसका। क्लियर बात? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कार्बन। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, कार्बन 60 इज आल्सो वन ऑफ द एलिमेंट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सही है, कार्बन 60 एलोट्रोप होता है कार्बन का, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, इट हैज क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमोर्फस एलोट्रोप। सही है, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, कुछ अमोर्फस भी होते हैं इसके एलोट्रोप्स। इट कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद अदर कार्बन। सही है, अपन ने तो पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी है, पी पाई देखते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद एटम्स सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नहीं बना सकता है भाई, पी पाई बॉन्डिंग बनती है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फोर्थ। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया इसका। क्लियर बात? रॉन्ग कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया, यानी फॉल्स फोर्थ है। क्वेश्चन है, द करेक्ट रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फॉर ए पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं ना, वो
क्या करेंगे कि जो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड आप जिस एनर्जी को पार करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। यही तो काम होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट का। तो आप सेकंड डायग्राम में देखो क्या है कि जो कैटलिस्ट के साथ में आपको जो एनर्जी दे रखी है वो कम हो गई और विदाउट कैटलिस्ट है ना वो ज्यादा है, यानी यही इसका करेक्ट डायग्राम हो गया। क्लियर बात। सेकंड कुछ बोल सकते, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन द मोलिकुलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। सही है, इन मल्टी स्टेप रिएक्शंस द मोलिकुलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मोलिकुलरिटी रेफर टू द ऑर्डर ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नहीं नहीं देखो ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। क्यों कि जो मोलिकुलरिटी है वो जो स्लोएस्ट स्टेप की है ना वो देखनी होती है। मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी जो स्लोएस्ट स्टेप का मोलिकुलरिटी होगी ना वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा, पूरे आपको पूरे स्टेप्स की नहीं होगी। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप की ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा इसमें। क्यों रॉन्ग हुआ, कारण बता दिया आपको, मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो सेकंड रॉन्ग हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 127 डिग्री सेल्सियस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी गिवन एज। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन होगा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो पता होना चाहिए ई के टर्म्स में। तो वो होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। माइनस ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। क्लियर बात। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसको केल्विन में रखना है, तो 127 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। क्लियर बात। एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और आपको जो ऑप्शन है उनमें माइनस ई ही लिखा हुआ है सीधा। तो आप क्या करोगे भाई, देख लो यहाँ पे माइनस ये रख दिया। अब आर गैस कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू आपको आर को आर ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर की वैल्यू रखो, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू 400 और जो आपका ई है नेचुरल लॉग ई है ना, उसको 10 की पावर में आप कन्वर्ट कर लो, लॉग 10 के बेस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 2.303 से आप मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे, तो पावर में आ जाएगा 10 की पावर 2.303। ठीक है, आरटी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अब ये 400 इंटू 2.303 को करोगे तो 921.2 आर आ जाएगा ये। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये ऑप्शन किसमें है, देखो फोर्थ ऑप्शन आ गया ना करेक्ट। क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन। अब आरएनएस इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको, क्या है यहाँ पे दे भी रखी है, कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये अपन ने लिख ली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के एंड 1/t। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ के और 1/t में ग्राफ करना है, तो इसका नेचुरल लॉग कर लेते हैं। ln के बराबर यह आ जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln ए की जगह ln ए हो जाएगा। क्लियर बात। ओके, अब y बराबर mx प्लस सी से काम कर लो ना यार, इसमें सीधा क्या ln के बराबर माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln ए। अब ग्राफ किस किस में बनाना है ये देख लो आप, ln के और 1/t में। ठीक है, ln के और 1/t में आपको ग्राफ बनाना है, तो इसको y और x एक्सिस पे सेट करेंगे, y बराबर mx प्लस सी वाले ग्राफ से। क्लियर। तो y क्या हो गया, ln x हो गया, x हो गया आपके पास 1/t और जो स्लोप है वो देखो यहाँ पे माइनस ई अपॉन आर टी है, यानी स्लोप किसमें है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव कौन से ग्राफ की, देखो इसमें पॉजिटिव है स्लोप, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव स्लोप है आपकी, तो यही ग्राफ हो सकता है। दूसरा और देख लेते हैं इंटरसेप्ट के बारे में, ln के जो है इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव है ln के, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और नेगेटिव स्लोप है। क्लियर बात। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है रिएक्शन डज नॉट हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, रिएक्शन जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रखती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कैटलिस्ट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। नहीं, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज ही नहीं कर सकता। कैटलिस्ट क्या काम करेगा कि वो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाए, इक्विलिब्रियम के टाइम फास्टर, और उसको जो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए स्लो या फास्टर कर सकता है। वो कैसे होगा, कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम फास्टर हो जाएगा, कैटलिस्ट नेगेटिव है इक्विलिब्रियम बाद में आ जाएगा। क्लियर बात। तो कैटलिस्ट चेंज नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यानी फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कोलिजन थ्योरी में के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट कंसीडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम टू बी हार्ड स्पेयर। सही है, ये हार्ड स्पेयर के रूप में उनको मानता है एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चरल फीचर। सही बात है, फर्स्ट तो इसमें करेक्ट हो गया आपका। सेकंड है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा रेट बढ़ेगी। क्लियर बात, सेकंड भी करेक्ट हो गया आपका। ओके, थर्ड देखो कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पासिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नहीं यार, सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी आप दे दोगे, उसके बाद में भी आपको और फैक्टर्स मानने पड़ेंगे, जैसे आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, और दूसरी बात उनकी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। यानी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो तीन बातें ध्यान रखनी होगी, पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए जो इसमें दे रखी है, पर और बातें नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है। दूसरी बात क्या है कि इनका ओरिएंटेशन है ना जो वो प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी बात जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो थर्ड रॉन्ग हो गया इसलिए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द कोलिजन बी इफेक्टिव। सही बात है, यानी फोर्थ भी करेक्ट हो गया, यानी थर्ड इनकरेक्ट है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या दे रखा है आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस लाइज बिटवीन 2 to 3। ठीक है, तो असर्शन तो सही है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो भी रिएक्शंस हैं जनरली उनका 2 से 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बिटवीन 2 to 3 टाइम्स बाई 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हो ना तो रेट ऑफ रिएक्शंस 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये बात भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है भाई। ठीक है, यानी 2 से 3 के बीच में राइज होता है
तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इज एक्सप्रेस बाय टी हाफ बराबर 2.303 बटा के log 10 के बेस पे 2। सही है, ये एक्सप्रेशन भी सही है। या अपन लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखते हैं, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ठीक है, यानी यहाँ पे log 2 की वैल्यू रखो और 2.303 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आ जाएगा और बटा के रह जाएगा। क्लियर बात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। नहीं भाई, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का तो टर्म ही नहीं आ रहा, ये तो टी हाफ बराबर 2.303 log 10 की बेस पे 2 बटा के। ठीक है, तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर्मूले में ही नहीं आ रही यहाँ पे, यानी टी का फॉर्मूला जनरली क्या होता है 0.693 बाई के, तो यानी के पे डिपेंड कर रहा है ये तो, और के भी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आप देखोगे कि कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या देगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। हाँ, कि जो रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन में है पर यूनिट टाइम वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट ही होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं अपन कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम यानी वो भी कांस्टेंट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो इसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया इसमें। सेकंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करते हैं, ये भी सही हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपन देखो जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अपने को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तब ही आप ऑर्डर कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर बात। तो अपन स्टोइकियोमेट्री से आपको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी स्टोइकियोमेट्री की जो पावर है उनका सम करेंगे तो ऑर्डर नहीं मिलेगा, यानी थर्ड रॉन्ग हो गया आपका। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और आपको नोट करेक्ट पूछा था, नोट करेक्ट थर्ड ही है, तो आंसर तो थर्ड हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये सही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो। क्लियर बात। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एडीएच इज वेसोकंस्ट्रिक्टर। सही है, एडीएच वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। सही है, एल्डोस्टेरोन वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एनएफ एनहेंस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। नहीं नहीं, एनएफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एनहेंस तो कर ही नहीं सकता ना। ठीक है, और फोर्थ क्या हो गया, एनएफ काजेज वेसो डायलेशन। सही है, वेसो डायलेशन करेगा, ब्लड प्रेशर बीपी कम कर देगा ये। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि एनएफ है ना जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एनहेंस नहीं करेगा, अगर कर दिया तो बीपी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ाने का काम करेगा ही नहीं, एनएफ घटाने का काम करता है। क्लियर बात। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया इसका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। अब इनमें से देख लो कि किसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, चारों ऑप्शंस में से। एक तरीका ये, दूसरा आपको अगर कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन मिल जाए, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस की रिएक्शन, वो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। या आपको कोई कंबशन की रिएक्शन मिल जाए, दहन की रिएक्शन, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में सिखाने का मतलब यही था कि कोई एसिड बेस की रिएक्शन मिल जाए ना, तो वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तरीका बता दिया मैंने रेडॉक्स रिएक्शन चेक करने का कि एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, तब आपको देखना है। और यहाँ पे देखो ये है बेस और HCl है एसिड, तो एसिड बेस की रिएक्शन से बना सोल्ट और वाटर, तो ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। क्लियर बात। क्वेश्चन है द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन कंपाउंड इज। अब इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछी हुई है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया हुआ ना, तो सबको याद रहती है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। आप निकाल के भी देख सकते हैं कैसे, देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें NO है ना, ये NO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पे NO की होगी +1। ठीक है, SO4 2- है, तो SO4 2- ये +1 है। अब 2- 1 +1 है, और कंपाउंड न्यूट्रल है तो 1 प्लस और चाहिए ना, तो आयरन यहाँ पे +1 होगा। क्लियर बात। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, H2O की तो आयरन न्यूट्रल है ना, SO4 ये -2 है, तो -2 को न्यूट्रल करने के लिए +1 ये होना जरूरी है। क्लियर बात। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसका। सिंपल सी चीज़ आप याद भी रख लो कि जो आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ओके, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं, ये तो गलत हो गई ना, सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर बात है। रीजन क्या दे रखा है, सेम एलिमेंट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सही बात है
कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, यानी असर्शन इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, अब ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। इसमें पूछा है कि देखो ब्रोमीन के बारे में पूछा है कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ब्रोमीन रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, सिंपल सी बात है। वाटर और कार्बोनेट के बारे में पूछा है। देखो ब्रोमीन के बारे में देख लेते हैं, तो सारे ऑप्शन में ब्रोमीन दे रखा है, क्लियर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है ब्रोमीन का। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे Br2 है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, न्यूट्रल है। यहाँ पे Br-5 है, तो ये -1 में आ जाएगा, और Br O3 माइनस में है, तो ऑक्सीजन का -2, 3 के लिए -6 हो गया, और -1 इसके ऊपर है, यानी ब्रोमीन +5 होगा, तभी हो सकता है ये -1 इसके ऊपर, तो ब्रोमीन ये +5 में रह गया। अब देखो ये 0 से -1 में भी जा रहा है और 0 से +5 में भी जा रहा है, यानी ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। क्लियर बात। तो ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है, यानी माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 में भी जा रहा है और +5 में भी, यानी कम में भी जा रहा है, ज्यादा में भी जा रहा है, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। क्लियर बात। क्वेश्चन दे रहा है विच टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज शोन बाई फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रही है Cl2 KBr से बना KCl + Br2। ये डिकम्पोजिशन है या मेटल डिस्प्लेसमेंट या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सबसे पहले देखो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक से टूट के दो बन जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक मेटल या एक नॉन मेटल किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, उसमें क्या होता है कि एक का रिडक्शन भी होगा और उसी का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर बात। अब ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखो ये Cl2 है ना, ये इस Br- को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये Cl2 है ना, इस Br को डिस्प्लेस करके यहाँ पे बन जाएगा KCl। क्लियर बात। अब Cl2 मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, कौन सा, थर्ड में क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। पहला है फॉर आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। करेक्ट है कि किसी भी आयन पे जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल द कंपाउंड। नहीं, सारे कंपाउंड्स में -2 थोड़े होता है भाई। जैसे आपके पेरोक्साइड्स हो गए उसमें -1 हो गया, सुपर ऑक्साइड्स हो गए उसमें -1/2 हो जाता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और जैसे OF2 वाले कंपाउंड हो गए वहाँ पे +2 में भी, जहाँ पे फ्लोराइड्स आ गए ना, फ्लोरीन कंपाउंड आ गया, फ्लोरीन आ गया इसके पास में, तो यहाँ पे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी OF2 है +2 हो जाएगा, O2F2 में +1 हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, यानी इसमें नोट ये रूल पूछा है ना, तो सेकंड ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल यहाँ पे दे रखा है, ऑल नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ में -2 होता है, ठीक है। थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिडक्शन। सही बात है, फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड है व्हेन ए नेगेटिव आयन चेंज टू न्यूट्रल स्पीसीज द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। सही है, देखो नेगेटिव से न्यूट्रल हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका, यानी -1 से 0 में आएगा तो बढ़ ही रहा है ना, तो वो ऑक्सीडेशन है। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नहीं ये रॉन्ग हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, यहाँ पे लूज वर्ड गलत हो गया, तो इसमें आपका नॉट ट्रू आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। क्लियर बात। और यहाँ पे फोर्थ को भी देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ MnO4 to -2 MnO4 इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, MnO4 2- से MnO4- में क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, देखो MnO4 2- में कितना हो गया, यहाँ पे +6 है, देखो। क्लियर बात। और यहाँ पे MnO4- में कितना हो गया, 7 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। पहला है ऑप्शन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। नहीं भाई, ये तो रॉन्ग हो गया ना, डिक्रीज होगी नहीं, इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड है क्या, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज सेम। नहीं, ये भी गलत हो गया, तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग हो गया आपका। थर्ड क्या देगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब है कि डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सही बात है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस। सही बात है। तो फोर्थ क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेस 0 द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज कंडक्टेंस। तो ये भी रॉन्ग हो गया, आपका थर्ड ही करेक्ट हो गया। क्लियर बात। क्वेश्चन दे रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयंस इज गिवन बिलो। Na+ की दे रखी है, Cl- की दे रखी है, H+ के लिए, और CH3COO- के लिए, और कैल्शियम 2+ के लिए आपको दे रखा है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बात, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछा आपको, व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज फॉर CaCl2 CH3COO और NaCl के लिए। ठीक है, सबसे पहले CaCl2 के लिए निकाले, CaCl2 के लिए कैल्शियम 2+ की और कैल्शियम- की चाहिए अपने को, तो कैल्शियम की देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है 119.0, ठीक है, और Cl- के लिए 76.3, ठीक है, और देखो Cl2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके आपने ये निकाल लेंगे तो आ गई, ठीक है। उसी प्रकार CH3COO देखो CH3COO- की और Na+ की दोनों की निकाल के जोड़ लो, ये जोड़ लिया तो 91 आ गई।
NaCl के लिए Na+ और Cl- की Na+ की 50.1 और Cl- की 76.3, तो ये टोटल हो जाएगी 126.4। क्लियर, निकाल लोगे ऐसे। अब मिला लो आंसर, तो थर्ड करेक्ट हो गया ना आंसर, तो क्लियर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। हाँ, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड, इन इट कैन एक्ट बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सही है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड और कैथोड दोनों के रूप में काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। एनोड भी बना लो उसका और कैथोड भी बन जाएगा। अब वो कहाँ पे एनोड का काम करेगा, कहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है आपको वो पता होगी, उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, तो इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्लियर। Which one of the following has least heat of hydrogenation? Heat of hydrogenation का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो heat of hydrogenation है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा heat of hydrogenation। अगर पाई बॉन्ड सेम है तब आप स्टेबिलिटी चेक करो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम heat of hydrogenation। स्टेबिलिटी अपन अल्फा हाइड्रोजन से चेक करेंगे। इनमें देख लो पाई बॉन्ड तो तीनों में सेम है, ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये आपकी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगी, ठीक है। क्लियर बात। इसमें भी एक पाई बॉन्ड, सब में एक एक पाई बॉन्ड है। अब अल्फा हाइड्रोजन देख लो, स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, यानी टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये ठीक है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी? फोर्थ आंसर की। अब देखो इनका ऑर्डर भी देख लो, मेरी बात सुनो। अगर आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, ये जो ट्रांसफॉर्म होती है ना, ट्रांसफॉर्म वो सिस से ज्यादा स्टेबल होती है। सिस से ज्यादा स्टेबल होती है, तो जितनी ज्यादा स्टेबल उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी सिस की ज्यादा होगी क्या? एच ट्रांस से, ठीक है सर। और मेरी बात सुनो, इतनी बात तो ये होगी, अगर आपने आइसोब्यूटीन के बारे में पढ़ा होगा, तो आइसोब्यूटीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस से ज्यादा होती है, सिस फॉर्म से, और सिस फॉर्म की किससे? ट्रांसफॉर्म से ज्यादा होती है। क्लियर बात। इनका कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो ये देख लो ऑर्डर क्या कर सकते हो उसका, सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड की, फिर आ जाएगा आपके पास क्या? सिस वाला, ये सिस फॉर्म है ना, ये आगे ट्रांस, फिर 2 और लास्ट में सबसे कम 4 की। ये एच का ऑर्डर आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। समझ में आई क्या बात? क्वेश्चन है द आईपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड इज। ये कंपाउंड देखा है, देखो इसमें आपको सबसे पहले जो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप है, उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। कौन डोमिनेंट है? इसमें अमाइड है CONH2, ठीक है, ये डोमिनेंट है। तो यहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। और देखो यहाँ पे डोमिनेंट अमाइड है ना, तो अमाइड ये वाला तो कट गया, कीटोन वाला, ये वाला अमाइड, 2 बचे, 4 एंड 6। अब देखो 1 2 पोजीशन पे ब्रोमो मिथाइल है ना, BrCH2, तो 2 पोजीशन पे ब्रोमो मिथाइल है। यहाँ पे 3 पोजीशन पे ब्रोमोसो दे रखा है, ये गलत हो गया। देखो यहाँ से आ गया आंसर, तो 2 पे मिल गया, 3 पे क्या है? ऑक्सो है, यानी कीटोन वाला ग्रुप है, तो ऑक्सो 6 कार्बन हेक्सेन एमाइड। क्लियर, तो फर्स्ट आंसर आ गया इसमें। क्वेश्चन दे रखा है CH3 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 और BR जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले KOH एल्कोहलिक डाला है, एल्कोहलिक KOH डाला है और हीट दिया है, तब A प्रोडक्ट बना है। अब इस A का आपने क्या डाला, इस पे HBr और पेरोक्साइड R2O2 पेरोक्साइड है, ठीक है। तो B जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो सबसे पहले देखो एल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा। तो पहला वाला यहाँ से एल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन करवाओ, तो कैसे करवा सकते हो आप? CH3C, ये पहला CH3, यहाँ से आप Br और एक H निकाल दोगे, ठीक है, HBr निकाल दोगे, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड्स CH2 बन गया। अब इस पे डाला क्या? HBr और R2O2 पेरोक्साइड, तो ये क्या करेगा? एंटी मार को रूल लगेगा, एंटी मार, क्योंकि HBr के साथ पेरोक्साइड है। तो एंटी मार क्या बोलता है कि जो H+ और Br- है, Br- वहां पे जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हाइड्रोजन जाता है, तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जहां पे कम है वहां पे H+ जुड़ेगा। तो ठीक है, इसमें डाल दो आप क्या? HBr और R2O2 पेरोक्साइड, तो क्या जुड़ गया? CH3 ये है। इस डबल बॉन्ड पे देखो, इस CH2 के साथ तो Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे रह गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? ये फर्स्ट ही आ गया ना, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया इसका। क्वेश्चन है करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना है। मेन चीज क्या है, आपको नंबरिंग समझनी होगी। अगर आप देखो नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। और सर नंबरिंग रिंग से ही क्यों शुरू की? भाई जो रिंग है आप उसे प्रायोरिटी देंगे ओपन चेन की बजाय, ठीक है, ये चीज तो पता होगी। तो अगर नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 और ये 5 पे और ये 6, ठीक है, तो ये नंबरिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या होगा, 5 पर तो ये हो गया इथेनाइल, ठीक है, तो 5 पे होगा इथेनाइल। ये साइक्लिक है तो साइक्लो 6 मेंबर की रिंग है तो हेक्सा, ओके। 2 डबल बॉन्ड है 1 2, ये एक तो आ गया 1 नंबर पे और एक आ गया 3 नंबर पे, तो 1 3 डाइईन। क्लियर बात। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ से इस सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग करें, तो भाई यहाँ से नंबरिंग करोगे ना तो इस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, आपको क्या करना है? रिंग के साथ में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर बात। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग केटाइन। अब जो केटाइन है ना उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? या तो वहां पे रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस से भी इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो या रेजोनेंस हो, साथ में आप अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी? बैक बॉन्डिंग की पहले, फिर रेजोनेंस और फिर सबसे लास्ट में आप अल्फा हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में आप इंडक्टिव इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस कंपाउंड में क्या कोई बैक बॉन्डिंग है? नहीं है। रेजोनेंस है? नहीं है। यहाँ पे ओनली 3 ये अल्फा हाइड्रोजन और 3 ये अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है और ये वेकेंट है, कार्बन पे प्लस है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या होगा? ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पे जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है वहाँ की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बोकेटाइन की, ठीक है। तो सेकंड सबसे ज्यादा हो गया, सेकंड सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर। अब देखो इस थर्ड वाले में ऑक्सीजन तो यहाँ है, बीच में CH2 है, भाई यहाँ पे तो कोई वेकेंट नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है ना, तो CH इस पे प्लस है, तो यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, BB यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे तो रेजोनेंस भी नहीं है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने होंगे, और अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और 3 ये, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी 5 से, तो सेकंड के बाद में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा और फिर आएगा थर्ड, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया।
क्वेश्चन है द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ, इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना है। आईपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले एक लंबी कार्बन की चेन चुननी होगी, तो अपन कार्बन की चेन सबसे लंबी ये चुन लेते हैं, ये आपके पास कार्बन की चेन होगी, ठीक है। नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप पास में आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो 1 ये 2 यहाँ पे 3 ये C2H5 4 एंड 5 5 कार्बन की चेन हो गई। अब देखो 2 नंबर पे एक तो मिथाइल आ रहा है और 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है इस 3 पे, और डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर पे, यानी 2 पे तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 पे इन एक में ही है, 2 और 3 पे डाई मिथाइल 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट। समझ में? क्वेश्चन है प्रोपरगाइल अल्कोहल हैज सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर, इसमें बताने। अब देखो आपको प्रोपरगाइल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, जो प्रोपरगाइल स्ट्रक्चर होती है ना वो CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2, अब इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो ना फंक्शनल ग्रुप, ये होता है आपका प्रोपरगाइल, ठीक है। अब यहाँ पे OH लगा दिया तो अल्कोहल हो गया, ये तो ये प्रोपरगाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर देखने, लोन पेयर तो देख लो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है, तो दो तो यहाँ पे आपके पास लोन पेयर आ गए, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, यानी सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक यहाँ पे एक ये और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 हो गए सिग्मा बॉन्ड, ओके क्लियर। अब देख लो पाई बॉन्ड देख लो यहाँ पे, एक तो पाई ये वाला और एक पाई बॉन्ड ये, तो दो हो गए आपके पास पाई बॉन्ड। टोटल कितने हो गए इसमें पूछा है टोटल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए ना टोटल, यानी 2 लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड और 7 आपके पास सिग्मा बॉन्ड, तो 11 हो गए, थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोहेक्सेन। अब आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा हुआ है। देखो आपको पहले तो आइसो की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर आपको देखो मेरी बात सुनो, CH3C यहाँ पर CH3, ठीक है CH, और यहाँ से कोई कार्बन की चेन जुड़ी हुई हो, अगर आपको ये ग्रुप मिल जा रहा है ना और ये आगे कार्बन की चेन है आपको, ठीक है, तो ये आपका आइसो ग्रुप होता है, ओके। तो ऐसा ग्रुप देखो किसमें मिल रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो ये पूरी कार्बन की चेन में ये CH3 है तो इसका नाम ही अलग हो जाएगा, आइसोहेक्सेन तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो ये ग्रुप मिल रहा है आपको सेकेंडरी, ये आइसो वाला सेकेंडरी नहीं आइसो, और पूरी कार्बन की ये चेन मिल रही है आपको, क्लियर बात। तो ये आइसो 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो आइसो नियो वाली में दोनों में डिफरेंस पता होगा ना, नियो अलग होता है आइसो अलग होता है, ये हो गया आपका आइसो वाला, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले तो आपको आइसो में तो आइसो ग्रुप पता होना चाहिए और आइसोनाइट्राइल क्या है। अगर आपको CH3 बॉन्ड C यहाँ पे CH3 और आगे कोई कार्बन की चेन लगी हुई हो तो ये ग्रुप तो आपका आइसो ग्रुप होता है, क्लियर बात। अब बात करूं आइसोनाइट्राइल की, आइसोनाइट्राइल ग्रुप NC, यहां से N से बॉन्ड बनेगा। अगर आपको नाइट्राइल पूछे, नाइट्राइल ग्रुप में कार्बन से चेन जुड़ेगी, ठीक है क्लियर बात। तो यहां पे देखो आइसो ग्रुप इसमें मिल रहा है और NC ये है ही आपका, क्लियर बात है। तो आइसो ग्रुप मिल गया और NC और 4 कार्बन है ब्यूटाइल, तो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 3 ही कार्बन है, ठीक है। ब्यूटाइल पूछा है ना तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो गया। नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल ये चीज देख लो आप। क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग साइक्लिक चेन इज मेन चेन। अब साइक्लिक चेन कौन सी में मेन चेन के रूप में अपन मानेंगे, यानी नंबरिंग किसमें करेंगे। तो देखो ये साइक्लिक चेन है साइक्लोहेक्सेन की और बाहर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आप इस बाहर वाली चेन को ही तो नंबरिंग करोगे, इस साइक्लिक चेन को तो नहीं करोगे, ओपन चेन को नंबरिंग करोगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं होगा आपका साइक्लिक चेन में नंबरिंग, इसमें भी नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में भाई डबल बॉन्ड तो है साइक्लिक के पास, पर जो ये ओपन चेन है ना इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी इसको देंगे, यहाँ पे नंबरिंग होगी ओपन चेन में, तो ये भी आपका नहीं हुआ। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगी, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगी, साइक्लिक में नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन देख लो, फोर्थ ऑप्शन में ये देखो साइक्लिक रिंग चेन है ये, इसमें तो कोई बॉन्ड वगैरह डबल बॉन्ड वगैरह फंक्शनल ग्रुप कोई लगा हुआ नहीं है, तो इसमें नंबरिंग नहीं होगी। बाहर देखो ओपन चेन में डबल बॉन्ड है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, सेकंड ऑप्शन में देखो रिंग है, ये आपकी साइक्लिक चेन है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है और बाहर वाली जो है इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर आपको ओपन चेन और साइक्लिक चेन आ जाए और दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, प्रायोरिटी अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, सेम लोकेंट पे है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, साइक्लिक चेन को दोगे, क्लियर बात। तो यहाँ पे इसमें भी डबल बॉन्ड है इसमें भी डबल बॉन्ड है, तब प्रायोरिटी आप साइक्लिक चेन को दोगे, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, क्लियर बात। क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट आईपीएसी नेम। ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देखनी होती है, तो CH3 CH 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 और ये CH3 ये 2 बार है, तो इसका इस CH पे 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इस प्रकार लिख लो इसको, ठीक है। अब ये कितने कार्बन की चेन होगी 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन की, और इस CH3 है ना ये CH3, इस पे एक CH3 लगा हुआ है, ये 2 लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है ये, क्लियर बात, ओके। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 यहां से कर दो। अब देखो 3 पे ये थर्ड नंबर है ना, इस पे एक तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 पे इथाइल कौन से में है, 3 पे इथाइल इसमें ही है, आइसो के रूप में आप यहाँ पे नेम नहीं लिखोगे, क्लियर बात। 3 पे इथाइल है, ओके। 2 पे इस 2 नंबर पे और इस 4 नंबर पे देखो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक को तो मेन कार्बन में ले लिया, दूसरा सब्सटेंट है, तो 4 नंबर और 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, यानी 2 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, क्लियर। दे रखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली। ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, NCERT से सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट ये जो NCERT का एग्जांपल है ना, इसमें देखो अगर ऑर्थ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पेरा वाले का, ठीक है। और जो मेटा पोजीशन पे CL लगा हुआ ना, मेटा वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता चल गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थ वाले का ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो A सबसे ज़्यादा यानी फर्स्ट में है और थर्ड में है, क्लियर बात। अब आप देखो आपको मेल्टिंग पॉइंट देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पेरा वाले का, तो C का C हो गया यहाँ पे ज़्यादा इसका, तो फर्स्ट ही सही हो गया ना। और मैंने क्या बोला कि जो मेटा पोजीशन पे CL लगा हुआ है, मेटा वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं सबसे, तो यानी B सबसे कम होगा, तो करेक्ट ऑर्डर पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। फर्स्ट आपके आंसर करेक्ट हो गया। ये NCERT का एग्जाम्पल है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, असर्सन क्या दे रखा है, इन मोनो हेलोएरिन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर।
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो हेलो एरेंज में हेलोजन होगा, अब जो हेलोजन है ना प्लस एम है और प्लस एम क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, क्लियर बात। तो असर्शन तो सही हो गया इसका। रीजन क्या देगा, हेलोजन एटम इज ए रिंग डीएक्टिवेटर, सही है, हेलोजन एटम रिंग डीएक्टिवेटर का काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपन देखें तो ए एंड आर बोथ करेक्ट, ठीक है, और नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, क्लियर बात। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया ना, और जीओसी में बताया हुआ क्वेश्चन है ये तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, CH3Cl वाले का होगा सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, पहले Cl वाले का होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो CH3Cl का सबसे ज़्यादा, यानी बी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा ए का, फिर सी का, और फिर डी का। समझ गए, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं इसको, या जीओसी में बता देते हैं इसको डाइपोल मूवमेंट, क्लियर। तो करेक्ट आंसर सेकंड है इसका। क्वेश्चन दे रखा है अल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ में करवाइए एक बार PCl5 के साथ में करवाइए, और आपको जो बाई प्रोडक्ट बनाया ना वो पूछा है भाई इसमें। देखो अल्कोहल की PX3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा, एक तो RX बन गया, साथ में H3PO3 जो एसिड है वो बनेगा H3PO3, तो ए हो जाएगा आपके पास H3PO3, ए क्या है H3PO3 बन जाएगा ए, ठीक है। दूसरा, अगर एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहला एल्किल हैलाइड बनेगा, नहीं RCl बन गया, ओके। बी क्या बनेगा, बी बनेगा इसमें POCl3, ठीक है, PCl5 में POCl3 बनता है, तो सेकंड कौन सा हो गया, POCl3, ओके। तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो गया ना, इसमें तो फर्स्ट ईयर है, ओके। ये नीट या 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, तो कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है आपको। अब यहाँ पे देखो Br लगा हुआ है, जिंक डस्ट दिया हुआ है, तो जिंक डस्ट क्या करेगा, यहाँ से ZnBr2 के रूप में निकाल देगा, ZnBr2 निकाल देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे दोनों Br निकलेंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा ना सेकंड करेक्ट आंसर, ZnBr2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी आप देखोगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आपको देखना पड़ेगा, जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी उसकी SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन देखो Cl हटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है, इसमें ये Cl हटा, यहाँ पे प्लस चार्ज बना, ये Cl हटा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, ये Cl हटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी देख लो आप, यहाँ पे सबसे पहला देखिए, इसमें Cl हटाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे ना, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया ना, यहाँ पे Cl हटाएंगे प्लस चार्ज बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये इसकी हो गई, यानी बी की सबसे ज्यादा होगी, फोर्थ में है और सेकंड में है, क्लियर। उसके बाद में देखो PHCH2, यहाँ पे CH2 के साथ प्लस बना, तो PH ये इसके रेजोनेंस में आ जाएगा, और रेजोनेंस में आ गया, ठीक है, तो इसकी हो गई सब। उसके बाद में तो बी के बाद में ये, तो थर्ड, ये फोर्थ में आ गया ना आंसर। तो और भी देख लेते हैं। उसके बाद में देखो Cl हटाया यहाँ से और यहाँ पे प्लस चार्ज लगाया, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, तीन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, दो यहाँ पर, तो कितने हो गए 4 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ से Cl हटाया, यहाँ पे प्लस चार्ज बना, तो भाई यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, तो सी की ज्यादा होगी डी से। इस प्रकार आपका आंसर आ गया फोर्थ। समझ में आया फोर्थ कैसे आया, सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले अपन एरोमेटिसिटी देखते हैं, उसके बाद में रेजोनेंस देखते हैं, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में अपन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर भी बता दिया, तो फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है X प्लस KCN से आपके पास Y प्रोडक्ट बना और फिर उसमें H2 निकल से आपने रिडक्शन करवा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया CH3CH2NH2। व्हाट इज X कौन सा प्रोडक्ट होगा ये पूछा है। सिंपली आप दिमाग लगाओ कि देखो KCN है तो एक कार्बन तो यहां से आ जाएगा, और आपके पास टोटल प्रोडक्ट में मिले हैं 2 कार्बन, KCN से एक कार्बन आ रहा है आपके पास, ठीक है, CN लगेगा ना तो एक आ रहा है, तो यानी X क्या होना चाहिए, एक कार्बन वाला ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है आपके पास। एक कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे X, तो वो CN के साथ जुड़ के भाई दो कार्बन वाला बन जाएगा, और फाइनल 2 कार्बन ही दे रखा है प्रोडक्ट में, तो यही हो सकता है। तो आप मान लो CHCl3 ले लिया, ऑप्शन से कर लो काम, CHCl3 की KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3CN, इस पे रिडक्शन करवा दो H2 निकल का, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 और NH2, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसमें सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। समझ में आई बात है। तो इस प्रकार रिएक्शन, अरे KCl हटेगा और CN माइनस जुड़ जाएगा ना, Cl हटेगा CN माइनस, ये KCN K प्लस और CN माइनस के रूप में टूटता है ना, आयनिक है। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, जो SN2 रिएक्शन है ना वो कौन देगा, पहली बात अच्छा लिविंग ग्रुप वाला, या आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो वहां SN2 होगी, यानी 1 डिग्री में ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम होगी 3 डिग्री कार्बन पे, ठीक है, सिंपल बात। अब आपको ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें पूछा है, ये 4 कंपाउंड है, इनमें पूछा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मेरी बात सुनो, ये देखो ये 1 डिग्री है, ये कौन सा है, ये 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि Cl देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 2 डिग्री वाला कार्बन है, क्लियर बात समझ में आई। ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो ये I है और ये Cl है यहाँ पे, तो I बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, Cl से बेटर लिविंग ग्रुप है ना, साइज बड़ा है I का, क्लियर बात। तो SN2 कौन देगा, 1 डिग्री वाला देगा और बेटर लिविंग ग्रुप वाला, तो यानी ये दोनों कंपाउंड, और ये दोनों कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन देखो आप, ये 1 डिग्री मिल गया आपको फोर्थ ऑप्शन में, और यहाँ पे आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, क्लियर बात।
तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया इसका। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द रिएक्शंस। एक AgCN की रिएक्शन है और एक KCN की रिएक्शन है RX के साथ। अब देखो AgCN है ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसकी बॉन्डिंग साइट नाइट्रोजन होगी, तो ये NC के रूप में यानी नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। और जो KCN है उसमें जो KCN है वो तो आयनिक है ना, K+ और CN- के रूप में टूट जाएगा, तो यहाँ पे CN होगा साइनाइड और जो कार्बन होगा वो बॉन्डिंग साइट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, NCERT का क्वेश्चन है। तो देख लो यहाँ से AgCN में A क्या बनेगा, RNC। तो RNC कहाँ पे है, RNC थर्ड में है, और B क्या होगा, RCN। सही है, तो थर्ड आंसर हो गया। कारण क्या है, AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है और KCN आयनिक कंपाउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है 25 में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब मेरी बात सुनो, बेस क्या करेगा, बेस के पास जो लोन पेयर होंगे ना, लोन पेयर है वो अपने H+ को देना चाहेगा, ठीक है, और जितने जल्दी वो अपने लोन पेयर H+ को दे देगा, यानी जितने आसानी से लोन पेयर H+ को दे देगा, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है। तो यहाँ पर देखो इस NH2 के लोन पेयर किसमें, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, तो ये जल्दी नहीं दे पाएगा। यहाँ पर देख लो, ये यहाँ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में होकर एरोमेटिसिटी वगैरह हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में देखो, यहाँ पे लोन पेयर NH3 पे इसके पास लोन पेयर है और किसी के साथ ना तो रेजोनेंस में और किसी में नहीं है, तो सेकंड। अब देखो फोर्थ वाले को देख लो, फोर्थ वाले के पास भी लोन पेयर है, वो किसी रेजोनेंस वगैरह किसी और में नहीं है, पर देखो सेकंड में कोई भी +I ग्रुप वगैरह नहीं लगा हुआ है, और फोर्थ में देखो ये यहाँ से इस कार्बन के और इस कार्बन के +I ग्रुप लगेंगे, और +I ग्रुप होता है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस फोर्थ हो गया। सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन था ना, थर्ड में सेकंड में और फोर्थ में था ना आपको, तो सेकंड में क्या है कि जो लोन पेयर है वो तो है, पर यहाँ पे कोई +I +H और +M वाला कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे +I वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इनको, तो ये डोनेट जल्दी हो पाएंगे लोन पेयर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है इन तीनों में। तो बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि +M +I और +H इफेक्ट तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, -M -I और -H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। यानी +M आ जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, -M इफेक्ट आ जाए बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शंस में देख लो, CH3 यहाँ पे +H इफेक्ट लगा रहा है, NO2 -M इफेक्ट लगा रहा है, तो -M तो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है सर, कम कर दिया। अब यहाँ देखो +H बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा तो 3 की हो गई, उसके बाद में -M तो घटाएगा, पर यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो -M कम करेगा तो इसकी ज्यादा है ना, तो फर्स्ट की ज्यादा और सेकंड की उससे कम, तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। देखो सिंपली बात, बेसिसिटी में क्या होगा कि जो आपका नाइट्रोजन है ये कौन आसानी से लोन पेयर देना चाहेगा। पहली चीज, जो एरोमेटिक है ये, और ये दोनों एलिफेटिक है, तो एरोमेटिक की तो एलिफेटिक से कम हो गई। ठीक है, या आप वैसे देख सकते हो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन से भी, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट से भी चेक कर सकते हो आप। अब यहाँ पे देख लो, सेकंड की तो कम हो गई। अब देखो थर्ड और फर्स्ट में देख लो, जो ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये देखो ईथर वाला -I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जहां पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो -I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी -I इफेक्ट आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी फर्स्ट की ज्यादा है, थर्ड की उससे कम हो जाएगी और सेकंड की सबसे कम। तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है। एसिडिक स्ट्रेंथ -I ग्रुप के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, यानी -I पावर जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो Cl NF3 और NO2 और Cl, ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं, Cl NF3 और NO2, तो इनकी -I ऑर्डर ये होता है। पर आप देखो मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट लगाओ तो हमेशा आप सबसे पहले देखोगे DNP रूल लगा के, पहले डिस्टेंस देखो, फिर नंबर देखो, और पावर सबसे बाद में देखना पड़ता है। तो डिस्टेंस में क्लोरीन देखो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे पास देखो, पास वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, डिस्टेंस सबसे कम है। यहाँ पे देखो एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है ना ये, तो डिस्टेंस सबसे कम है इसमें, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा। अब देख लो आप, डिस्टेंस औरों में सेम है, इनमें सब में, तीनों में। अब नंबर देख लो, इनमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब देख लो पावर, तो पावर अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होता है NF3 का, फिर NO2 का, फिर Cl का होता है। तो NF3 फिर NO2 यानी सेकंड, थर्ड, एंड फिर सबसे कम होता है Cl का, तो ये हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट हो गई। देखो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप DNP रूल लगा के देखना है, पहले डिस्टेंस देखोगे, फिर नंबर, फिर पावर। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लिस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन लिस्ट स्टेबल है। अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो ना, तो जनरली अपन अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, पर यहाँ पर देखो एक चीज और है, जो ये कार्बन है ये आपको ब्रिज हेडेड कार्बन दिख रहा है ना। अगर देखो मेरी बात सुनो, ये कार्बन है आपके पास, ये वाला, ये और ये दोनों ब्रिज हेडेड कार्बन है, और ब्रिज हेडेड कार्बन पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। भाई रिंग टूट जाएगी, प्लेनरिटी आ गई, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे कम स्टेबल। और इनमें आप स्टेबिलिटी चेक करना चाहो फिर आगे, तो आप अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर सकते हो। क्लियर, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा।
तो एक मेन चीज आपने क्या सीखी, जो ब्रेड्स का रूल है, ब्रेड्स का रूल क्या बोलता है कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनका नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंपेरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो इनमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तीनों पे। यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज लगाया है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाया है। देखो जिसकी EN ज्यादा होगी ना, EN ज्यादा पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल हो गया, यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ऑक्सीजन के कंपेयर में CH2 जो कार्बन है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो इस पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन पे होना चाहिए। तो ये तो सही है, पहला तो करेक्ट ऑर्डर है पहला वाला, तो ठीक है। अब देखो सेकंड में ऑक्सीजन पे प्लस और नाइट्रोजन पे प्लस, इसमें देख लो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी प्लस अगर इस पे होगा तो ये कम स्टेबल होना चाहिए। तो OH पे प्लस है और NH2 पे प्लस, तो OH कम स्टेबल होना चाहिए, ये ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। तो यानी सेकंड तो रॉन्ग हो गया आपका। थर्ड में देख लो, थर्ड में इसमें आप एरोमेटिसिटी से कर लो ना, देखो 4n प्लस 2 पाई, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसमें n बराबर 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी ये एरोमेटिक हो गया फर्स्ट वाला, और ये नेगेटिव चार्ज दो हो गए तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया ना सेकंड वाला, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी फर्स्ट की ज्यादा। तो थर्ड भी सही है और फर्स्ट भी सही है, इसका मतलब फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फोर्थ आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। जो कार्बोकेटाइन है अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी माइनस आई ग्रुप जितना दूर होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है सर। तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन आपको दे रखा है ये क्लोरीन है माइनस आई ग्रुप, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखो इसमें तो कोई क्लोरीन नहीं लगा हुआ है फोर्थ में, तो माइनस आई यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा फोर्थ की होगी, ये फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी, चारों में दे रखा है। अब देख लो डिस्टेंस, यानी क्लोरीन माइनस आई जितने ज्यादा दूर होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे दूर तो किसमें है, थर्ड में, देखो यहाँ पर सेकंड में तो पास में है और फर्स्ट वाले में और दूर, ठीक है। यानी नंबरिंग करके देख लो आप 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन पे, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पे ही है, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पे आ गया, ठीक है। अपन रिलेटिव ऐसे देख रहे हैं तो फोर्थ की तो सबसे ज्यादा, उसके बाद में आ जाएगी थर्ड आ गया, फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड में, देखो सेकंड में पास में है तो पास में तो माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है, तो फर्स्ट आ गया और फिर सेकंड आ गया, तो यानी थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर, इसमें से इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो आयनिक रेडियस दे रखा है और हाइड्रेटेड रेडियस और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पूछा हुआ है। अब देखो आयनिक रेडियस है ना, टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाओगे आयनिक रेडियस बढ़ेगी, तो फर्स्ट तो सही है, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यानी आयनिक रेडियस बढ़ती जा रही है, पर ए भी सही है। सेकंड देखो बी, देखो लिथियम बड़ा है, हाइड्रेटेड रेडियस, देखो हाइड्रेटेड रेडियस यानी वाटर डाला हुआ है और ये हाइड्रेटेड है, यानी जो जिसकी साइज एक्चुअल में आयनिक रेडियस जिसकी छोटी होगी वो पानी में डालने पर उसकी वाटर मॉलिक्यूल वो ज्यादा लेगा अपनी सरफेस पे और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसके पास, तो वो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हाइड्रेटेड रेडियस पूछे ना, तो जो छोटा होता है ना एक्चुअल में जिसकी रेडियस आयनिक रेडियस, वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है हाइड्रेटेड, तो ये भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा हुआ है ना, तो बी भी सही है। सी देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, वही है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, वही हाइड्रेटेड रेडियस से निकालेंगे इसको भी, यानी जिसकी साइज छोटी होगी उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना भाई, छोटी साइज है वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे तो उसका क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी हो जाएगी। क्लियर बात। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा, यहाँ पे ऐसा ऑर्डर नहीं दे रखा, तो सी रॉन्ग है, यानी पूछा इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड हो जाएगा, सी ओनली इनकरेक्ट। ओके। क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस में है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है P4O10 सॉलिड। इसके लिए कैसे लिखना है अपने को, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री प्रोडक्ट का बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसके पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री लिखना है। एक बात और, आप कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख रहे हो प्योर सॉलिड की आपको 1 लिखना है, ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है 1 लिखेंगे, और यहाँ पे गैसियस फॉर्म आ रही है तो उसकी तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या है P4O10 सॉलिड दे रखा है, तो भाई सॉलिड की नहीं लिखोगे, सॉलिड के लिए 1 लिख दो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बटा रिएक्टेंट क्या है, देखो P4 सॉलिड है, सॉलिड की नहीं लिखेंगे, इसकी 1 लिख देंगे। O2 गैस में है ना तो इसके लिए लिखेंगे O2 की कंसंट्रेशन बटा स्टोइकियोमेट्री कितना है 5 है ना O2 के लिए, तो ये 5। क्लियर बात। तो केसी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा आपके पास, और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर बात। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाने पर पीएच का फ्लक्चुएशन होता है, कैसे होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयनाइज होगा, यानी H+ आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो बढ़ेंगे, आयनाइज होगा ना कंपाउंड, तो H+ आयंस बढ़ेंगे, और H+ आयन बढ़ते हैं तो पीएच कम होती है ना भाई, जितनी पीएच कम होगी उसके H+ आयन उतने ही ज़्यादा होंगे, यही तो बात है। तो पहला तो गलत हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि पीएच घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घटती है, ठीक है सर, पहला असर्शन रॉन्ग हो गया। अब रीजन देख लो, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नहीं है, देखो आपने H+ और OH- के रूप में तोड़ा, यानी बॉन्ड को तोड़ रहे हो आप, और बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ना कि एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक गलत है, यहाँ पे एंडोथर्मिक होना चाहिए था, तो रीजन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है इन सम सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+
रिमेन कांस्टेंट, यानी H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रिमेन करने का मतलब, सेम करने का मतलब, यानी pH सेम है इसकी, ठीक है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू देम, अगर किसी कंपाउंड में आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी मिलाते हो और उसकी pH सेम रहती है, तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होता है? क्या आइडियल होता है? नहीं भाई, ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ आंसर हो गया, एनसीईआरटी की सीधी लाइन उठाई हुई है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। क्लियर बात? क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट एक्स पूछा हुआ है। अब देखो रिएक्शन में क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड दे रखा है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवानी किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO2O, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे क्या बनेगा? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि जो एस्प्रिन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? OCOCH3 है ना, जो ये OH की जगह लग जाएगा, OCOCH3। तो कौन सा बना? ये देखो ऑर्थो पे, तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिससे अपन बोलते हैं एस्प्रिन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया आपका। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है, द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन नॉट बी मेजर। तो सही है कि किसी इंडिविजुअल एटम की अपन साइज को एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या दे रखा है? तो असर्शन तो सही है ना, रीजन देख लो, द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। तो ये भी सही है कि जो एटम है उसकी साइज स्मॉल है, उस कारण अपन इंडिविजुअल एटम की साइज को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे। दूसरा कारण है कि जो आपका एटम है उसको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंड कर रहा है ना, उसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती है, तो अपन एटम की साइज को इंडिविजुअल में तो माप ही नहीं सकते, ठीक है। तो बॉन्डेड स्टेट में ही उसको उसकी साइज मापेंगे ये। ओके, क्लियर बात। तो इसमें असर्शन भी राइट है और असर्शन का करेक्ट जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? असर्शन दे रखा है, ए रो मैंगो प्लेस इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन लूज वाटर वाया ऑस्मोसिस एंड सिबल इनटू पिकल्स में, अचार के रूप में बदल जाएगा। देखो अगर मैंगो को आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होगा भाई? मैंगो के अंदर जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आ जाएगा, मैंगो से बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और जो मैंगो है वो श्रिंक हो जाएगा, पिकल्स के रूप में बन जाएगा। तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। रीजन क्या दे रखा है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक हो गया ना गिवन टेंपरेचर पे, तो कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये भी करेक्ट हो गया। वैसे सेम प्रेशर दे रखा है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। पर क्या ऑस्मोसिस की डेफिनेशन या और कुछ बता रहा है क्या? रीजन नहीं बता रहा, वो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता रहा है ना। रीजन तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर असर्शन, सॉरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड।